मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को क्या हाल है भाई। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सुपर सेट 3 में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, सुपर सेट बेसिकली बहुत सारे सेट में जितने अच्छे अच्छे सवाल हैं उनको मिला के बना हुआ है। नमस्कार। सवाल जो पिछले 2 सेट में हो चुके हैं वो इस सेट में नहीं रिपीट होंगे। अच्छे और नए ही सवाल मिलेंगे और मेरी कोशिश यही है कि हल्के सवाल ना उठाए जाएं, क्योंकि हल्के सवाल के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखेंगे। बढ़िया बढ़िया मस्त और जबरदस्त सवाल उठाए जाएं तो भाई वीडियो को दबा के शेयर करो, लाइक भी करो और कमेंट भी करना आपका फीडबैक। अब आते हैं पहले सवाल पे। कहते हैं यार एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताओ। आप जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जोड़ होता है 1। तो अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं, तो होगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, इधर आएगा ए साइन स्क्वायर थीटा ए कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन प्लस को, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब भाई कहता है एम का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसको संतुलित करता है। तो करो क्या यार, यहाँ 5/16 है ना, तो सबको 5/16 बना दो। तो इसे 5/16 बनाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि पलटेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। इसे 5/16 बनाएंगे तो 13 आएगा। -13 और -5 कितना हुआ? -18। -13 और -5 -18 प्लस 16, तो कितनी पावर बची? -2। और ये आया 6m + 16। तो 6m की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3। m की वैल्यू आ गई 3। तो यही मेरे दोस्त मेरा राइट आंसर होगा। बहुत बड़ा। हाँ जी, m की वैल्यू आ गई 3। सॉरी, 16 और 2 18, माइनस का आया तो ये माइनस का थी, यानी ऑप्शन ए। माफ करना। आइए भाई, कहता है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। कहता है किसी सर्कल का जो एरिया है वो ना पाई आर स्क्वायर, वो कहता है इसकी सर्कमफ्रेंस वो नहीं है 2 पाई आर। कहता है इसकी सर्कमफ्रेंस के डबल के बराबर है, ऐसा सवाल ने कहा। तो देखो यार, पाई से पाई निमटा, आर से ये निमटा, तो आर की वैल्यू आ गई 2 दूनी 4 यूनिट। और यही हमसे सवाल ने पूछा हुआ है ना। लेकिन उसने हमसे पूछ क्या लिया ढक्कन ने, और यही हम छोटी छोटी गलती करते हैं। उसने पूछ लिया व्यास बताइए, डायमीटर बताइए। तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस 4 आ रही है तो डायमीटर आ जाएगा 8 यूनिट। ऑप्शन डी। छोटी ही गलती मत करना बस। देखिए यार, सवाल ने कहा कि इतनी इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है इस स्पीड से। तो कहता है यार उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए क्या होगी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस निकाल लो बटे में टोटल टाइम कर दो, ये हमारा आंसर। करें कैसे जी? देखो यार, 810 को 31 से भाग देंगे तो घंटे आएंगे 30, नहीं 31, नहीं 31 नहीं, 30 से भाग देंगे तो 27 घंटे आएंगे। माफ करना। यहाँ 12 की स्पीड से 492 में जाएगा तो घंटे लगेंगे 12 चौक 48, 12 एकम 12, 41 घंटे। और 38 की स्पीड से 988 जाओगे तो देखो यार, 19 दूनी 38 और 19 पांचे 95, 19 दूनी 38, 2 से काटेंगे 26 घंटे। तो टोटल घंटे जो आए 6 और 1 7 और 7 14, यानी 94 घंटे आए टाइम। 94 घंटे आए। अब अब मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं, अगर ये 94 आ गया है तो मैं यूनिट डिजिट निकालने की ओर जाऊंगा। मैंने पिछले सेट में भी एक ऐसा सवाल लिया था और कहा था कि आप टोटल डिस्टेंस जोड़ के 47 से भाग मत दीजिए, आप यूनिट डिजिट निकालिए। कैसे? डिस्टेंस की यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 8 जोड़ा 0, यानी यूनिट डिजिट आ रहा है 0। यूनिट डिजिट आ रहा है मेरे बच्चे 0। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब हो क्या रहा है सवाल में कि यहां आगे कुछ आया होगा, 2 से इसे भी काटा होगा, 2 से इसे भी काटा होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो एक काम आप कर सकते हैं और वो काम ये है, या तो इसे 2 काट के, आपको पता है यूनिट डिजिट आखिरी में 5 बन सकता है या फिर 0 बन सकता है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। यस, ज्यादा समझदारी ये है कि आप इसे काटो ही मत, आप इसे गुना करो। 7 चौक 28, 8 8 64, यूनिट डिजिट आया 4, इसे ही 2 से गुना कर दो। देखो क्या 0 आ रहा है? तो कहेंगे नहीं, तो ये आंसर नहीं, क्योंकि 47 को भी 2 से गुना कर देंगे और ऊपर भी। यहां ये 7 चौक 28, 8 और 6 14, 4 को 2 से गुना करके 0 आ रहा है, नहीं गलत। 7 चौक 28, 28 और 7 35, 5 आया यूनिट, 5 को 2 से गुना करके 0 आ रहा है, हाँ। तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 7 5 35, 35 में 0 जोड़ा 5, यूनिट डिजिट 5, इसे भी 2 से गुना करके 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर मुझे ऑप्शन से ही जाना पड़े ना इस सवाल में, यहां तक की कैलकुलेशन में, तो मैं कह सकता हूं कि या तो मेरा आंसर सी होगा या मेरा आंसर डी। ए और बी मेरे बच्चे मेरे आंसर नहीं। ए और बी मेरे आंसर नहीं हो। अब मेरे बच्चे हमें डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को जोड़ते हैं। देखो जी, 8 2 10 0 हासिल 1, 8 और 1 9 9 18, 18 और 1 19 हासिल 1, 9 और 1 10, 4 14 और 8 22। ऊपर जो डिस्टेंस आ रही है वो मेरे बच्चे आ रही है 2290। 2290।
2290 आने लग रही। अब आप एक बात सिंपली सोचना और बड़े आराम से मेरी बात को सुनेंगे समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे? देखिए ऑप्शन जो है ना, या तो 24 से बड़ा होगा या ऑप्शन 25 से बड़ा होगा, और 25 से किसी नंबर की गुना करना आसान है। मैं इसकी 25 से गुना कर लेता हूं। तो देखो 25 को 4 से किया 100, हासिल 10 आ गई। 25 नहीं, मैं 10, 225 और 10 235। तो आप देखोगे 2350 जो है ना वो बड़ा आ गया इससे, यानी आंसर 25 से छोटा होगा, तो मतलब इसको काट दो, ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर। पहली कोशिश में यूनिट डिजिट पकड़ूंगा, जब यूनिट डिजिट में फंसूंगा तो मैं कोई दूसरा वैकल्पिक मेथड ढूंढने की कोशिश करूंगा। कहता था टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स रेडियस। तो टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे बच्चे 3 पाई r²। तो और ये बराबर है 272। तो मेरे बच्चे आर की जो वैल्यू आएगी ना वो 272 बटे आएगा पाई, पाई का मतलब 22/7, 7 उलट के ऊपर, और ये 3 बटे में आ जाएगा, और इसका 1, ये आएगा मेरा आंसर। अब हुआ क्या होगा सवाल में कि नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे ऑप्शन में 33 है। नीचे क्या है? यूनिट डिजिट 33 आ रखा है। तो मैं एक बात कह रहा हूं यार, आपको दिमाग अगर दौड़ाना है, भाई 3 दूनी 6 है, या मैं चलो काटता ही हूं उसको यार। 2 से काटेंगे 11 है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 12, 136 है। तो नीचे तो आएगा 33, ये बात तय है। ऊपर 7 से गुना करेंगे, 7×6 = 42, 7×21 और 4 = 25। अब देख लो 52 कहीं है तो वही आंसर, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, बहुत पुराना सवाल है टाइम एंड वर्क का, मतलब बहुत स्टैंडर्ड ट्रिक है, कई बार पूछा गया है, 2013 में बहुत पहले आया था। सबसे पहले सवाल ने कहा कि भाई एक टैंक को 3 पाइप पी क्यू आर द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। एक समान प्रवाह का मतलब यानी है कि तीनों की एफिशिएंसी इक्वल। इसका मतलब भाई पाइप जिस फ्लो से पानी फेंक रहा है ना, लगातार उसी से फेंकेगा, ऐसा नहीं कभी धीरे कभी तेज, ऐसा नहीं। वो ये कह रहा है, आगे कह रहा है कि पहले 2 पाइप पी और क्यू एक साथ टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना कि अकेले पाइप आर द्वारा टैंक को भरने में लगता है। कह रहा है सवाल में कि पहले 2 पाइप पी और क्यू टंकी को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में आर उस टंकी को भर लेता है, आर उस टंकी को भरता है। आपने कहा यार ठीक है, यानी जितना टाइम ये लेगा उतना ही टाइम ये लेगा। हाँ जी। पाइप क्यू पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से और पाइप आर से 12 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। 3 पाइप है भाई, पी क्यू आर। शब्दों को ध्यान रखना, जितनी देर में पी प्लस क्यू भरेगा उतनी देर में आर भरता है, ऐसा सवाल ने कहा। तो मैं मान लेता हूं कि आर अगर एक्स घंटे में भर रहा है तो इसका मतलब पी प्लस क्यू भी एक्स घंटे में ही भर रहा होगा। तो सवाल ने क्या कहा अगली लाइन में? सवाल ने ये कहा, कहता है पाइप क्यू पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से, तेजी का मतलब कम समय लेना, और पाइप आर से 12 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। कहता है पाइप क्यू जो है, पाइप क्यू जो है वो आर से 12 घंटे धीमी गति से भरता है, यानी आर अगर एक्स घंटे में भर रहा है तो क्यू जो भरेगा वो एक्स प्लस 12 घंटे में भरेगा। धीमे भरने का मतलब है कि ज्यादा समय लेना, तेज भरने का मतलब है कि कम समय लेना। तो कह रहा है पाइप क्यू पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से भरता है और पाइप आर से 12 घंटे धीमी गति से भर रहा है, यानी आर अगर एक्स घंटे में भर रहा है तो क्यू भर रहा होगा एक्स प्लस 12 घंटे में। अब अगली लाइन में उसने कहा कि भाई जो क्यू है वो पी से 15 घंटे तेजी से भर रहा है, क्यू से 15 घंटे तेजी में भर रहा है, मतलब ये जो क्यू है ये इससे 15 घंटे कम टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब पी इस काम को करने में 15 घंटे ज्यादा लेगा, तो 12 में 15 जोड़ा 27। इसका मतलब ये ले रहा होगा एक्स प्लस 27 घंटे। देखिए लैंग्वेज ही समझना और कुछ नहीं। सवाल ने कहा भाई आर मान लो एक्स घंटे में भर रहा है तो ये भी एक्स में ही भरेंगे। कह रहा आर अगर एक्स में भर रहा है तो क्यू जो है वो आर से 12 घंटे धीरे भरता है। हमने कहा ठीक है एक्स प्लस 12 में। और कहता है क्यू जो है ना वो पी से 15 घंटे तेजी से भरता है। 15 घंटे तेज बना मतलब क्यू 15 घंटे कम लेगा, मतलब ये 15 घंटे ज्यादा लेगा, तो 12 में 15 जोड़ा 27। अब ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक है, और वो ट्रिक ये थी, अगर आपको याद हो, कि भाई पी प्लस क्यू मिलके किसी काम को जितनी देर में करते हैं, पी अकेला उससे जितना ज्यादा समय लेता है और क्यू अकेला इस काम को करे तो जितना ज्यादा समय लेगा। तो पी ले रहा है एक्स प्लस 27 घंटे और क्यू ले रहा है एक्स प्लस 12 घंटे, और पी प्लस क्यू ले रहे हैं एक्स घंटे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमें सवाल में यह समझना है क्या, और दिमाग ये दौड़ाना है कि भाई ये एक्स घंटे, ये 27 घंटे ज्यादा ले रहा है, ये 12 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो भाई पी प्लस क्यू इस काम को कितनी देर में भर लेंगे? जितना ज्यादा ये ले रहा है और जितना ज्यादा ये ले रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो मेरे बच्चे देखो 27 को 9 गुना 3 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल 3, 3 12 3 36 का वर्गमूल 6, 6 3 18, तो इनका वर्गमूल आया 18 घंटे।
इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो 18 घंटे है। उसने पूछा है तो पाइप पी को टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो एक्स की वैल्यू 18 आ गई जमा 27, 18 और 27 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 45 घंटे, यानी ऑप्शन बी। देखिए सवाल बेहद आसान है, लैंग्वेज का तोड़ है, वो आपको आनी चाहिए पढ़ने। तो ये सवाल मैं पहले से क्लास में करा चुका हूं आप लोगों को। अब आते हैं आगे। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी, पहले साल 15% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 25% की वृद्धि हुई, तो कह रहा है यार 2 साल बाद कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये आपको सवाल में बताना है। देखो मेरे भाई, हम दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सच में बहुत दूर दूर है, और अगर ऑप्शन इतना दूर दूर है तो मतलब टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं मूर्ख हूं तो ऐसे करूंगा भाई, 2,90,000 पहले साल 15% बढ़ गया तो 115% हो गया, लिखने की जरूरत नहीं बटे 100, और 25% बढ़ गया तो 125% हो गया। ये सब फालतू की चीजें होती हैं। अब अब देखिए जी, मैं डिजिटल सम लूंगा यहाँ पे, तो डिजिटल सम लूंगा तो देखिए 9 गया तो 2 आया, 5 एक 6 एक 7 आया, 5 2 7 और 1 8 आया, तो 8 7 56, 56 का मतलब हो गया 4 5 11, यानी 2 2 दूनी 4, तो डिजिटल सम आया 4। देखता हूं कौन सा ऑप्शन 4 दे रहा है। तो देखिए यार 6 और 3 9, 5 2 7 दे रहा है, 3 3 6 3 9 5 दे रहा है। अब देखिए 8 और 1 9, फिर 7 और 5 12, 12 और 6 18, बचा क्या 4, तो इसका आंसर 4 आ रहा है, डिजिटल सम 4 आ रहा है, 6 4 10 1 आ रहा है। तो यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। एक ठोस एक घन और उसके ऊपर अध्यारोपित एक घनाभ से बना है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है भाई, कह रहा है सोलिड इज मेड अप ऑफ ए क्यूब, एक घन से, एंड ए क्यूबॉइड सुपर इम्पोज का मतलब जैसा उसका बेस है ना, उसी बेस के ऊपर एग्जैक्ट उसको सेट किया गया ऑन इट। द एजेस ऑफ द क्यूब इज एक्स सेंटीमीटर, कहता है जो घनाभ है, घन है सॉरी, उसके जो किनारे हैं उसकी लंबाई एक्स सेंटीमीटर है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये नीचे पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेरे बच्चे घनाभ, कहता है इसके किनारे एक्स सेंटीमीटर है, मतलब ये भुजा भी एक्स है, ये भुजा भी एक्स है, और ये वाली भुजा भी एक्स है। आगे कह रहा है द बेस ऑफ द क्यूबॉइड, और जो घनाभ है जो सुपर इंपोज्ड ऑन इट इसके ऊपर, इज ए स्क्वेयर दैट फिट्स परफेक्टली ऑन द टॉप फेस ऑफ द क्यूब। कहता है जो क्यूबॉइड है उसका बेस जो है वो वर्गाकार है, जो इस क्यूब के ऊपर एग्जैक्ट सेट हो रहा है, एंड इट्स हाइट इज एक्स माइनस 4 सेंटीमीटर, और कहता है इसकी हाइट जो है एक्स माइनस 4 है। कहते हैं बिल्कुल सेट हो गया इस पे, यानी ये साइड एक्स एक्स ही है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो एक्स माइनस 4 है। हमने कहा यार ये बात भी ठीक है। कहता है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 1.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है ना, वो क्यूब के वॉल्यूम का 1.5 टाइम्स है। सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो पूरे क्यूब का 1.5 टाइम्स है। 1.5 टाइम्स का मतलब है ना 3/2 गुना, यानी क्यूब का वॉल्यूम 2 है तो सॉलिड का वॉल्यूम 3। इसका मतलब अगर क्यूब का वॉल्यूम 2 है तो पूरे सॉलिड का 3 है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना बना 1। आपने कहा हाँ सर समझ में आ गई बात, अब आगे बताइए। अब आगे ये कह रहा है इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 1.5 टाइम्स क्यूब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो कहता है एक्स का मान ज्ञात करें। अब आप कहेंगे सर सवाल तो मेरा फुद्दू बन गया, कैसे भाई, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो साइड का क्यूब एक्स क्यूब, बिल्कुल, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे एल इंटू बी इंटू एच, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 4। भाई इसका वॉल्यूम हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका हुआ साइड का क्यूब, और कह रहा है इनके वॉल्यूम का रेशियो दरखा है 2:1, कि क्यूब का वॉल्यूम 2 है मेरे बच्चे, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम 1 यूनिट है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स आ गया। अब भाई कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वरना डिफरेंस 4 का है तो 1 यूनिट 4, तो 2 यूनिट 8 आ गया। देखो कैसे, यहां एक्स है और यहां एक्स माइनस 4 है, यहां 2 है यहां 1 है। ये समझो कि इन दोनों में अंतर कितना है 4 का, तो इन दोनों में अंतर कितना हुआ 4 का, तो डिफरेंस 1 यूनिट 4 है, तो 2 यूनिट 8 हुआ और 1 यूनिट 4, ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट वुड बी 8। और यही मेरे बच्चे आपसे सवाल में पूछा हुआ कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो मेरे भाई आंसर हुआ ऑप्शन डी। सवाल को समझाऊंगा ऐसे कि दोबारा आपको जरूरत ना पड़े परेशान होने की। अब देखिए यार, ये सवाल ने कहा कि यार ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर मेरे बच्चे ये दोनों ही पैरेलल लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, वाई का मान 50 आया, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, ये 130 है तो ये कितना होगा 50, तो बस भाई आंसर आ गया। ये 130 है तो ये 50 होगा, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा, 50 50 100, तो आंसर होगा 100। अब देखिए दोस्त, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मैं पहले इसे डिटेल समझाऊंगा फिर आपको इसे शॉर्ट में समझाऊंगा। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल ने कहा कि भाई 3 आइटम है,
एक ए, बी और सी 3 टाइप के आइटम है। नंबर ऑफ आइटम की जो संख्या है, यानी आइटमों की जो संख्या है, वो 4:2:7 है। 4:2:7, 4:2:7। आपने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, जेन्युइन है। अब कह रहा है कि भैया यहां जो कीमत है ना वो 280 रुपए पर आइटम है, यहां 180 रुपए पर आइटम है, और यहां जो कीमत है 115 रुपए पर आइटम। अब है क्या कि पीछे पूछा जा रहा था पिछले सेटों में इसकी एवरेज, तो एवरेज भी मैंने तरीके से बताया, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि यार कुल मिला के जो खर्चा है ना वो 6500 ना 6855 रुपए है, तो बताइए कीमत कितनी है। देखिए यार ये तो था सवाल, यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, बस सवाल को वहां की जगह यहां साफ सुथरा करके लिख दिया। अब अगर मुझे इस सवाल को डिटेल करना हो मूर्खों की तरह, और मैं बिल्कुल निहायत ही अनपढ़ गंवार आदमी हूं, तो मैं इसे 4x लिखूंगा, इसे 2x लिखूंगा, 7x लिखूंगा, क्योंकि तो रेशियो है, क्वांटिटी ऐसे होगी। अब अब उसने आखिरी में पूछा है कि यार ये फिर ये बताओ क्यू प्रकार की कितनी चीजें। अच्छा नाम दे रखा था क्या पी क्यू आर? हद है यार, मैं एबीसी क्यों लिख रहा हूं पी क्यू आर। तो हम कहेंगे यार क्यू की वैल्यू 2x, यानी 2x होगी मतलब 2 का मल्टीपल होगी। तो यार ये तो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं। गंवार के तरीके से चलूंगा तो अब सोल्व करेंगे। 4x गुना 280, तो 0, 4×8 = 32, 4×2 = 8 और 3 1120x। 2 को इससे करेंगे 360x। अब 7×5 = 35, देखो 15×7 = 105 और 7×1 = 7, यानी 805x। जोड़ेंगे 5, 6 और 2 8, 8 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 2285x बराबर दे रखा है 6855। अब हम इसमें काट पीट करेंगे और फिर मेरे बच्चे हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब काटते हैं यार, 28 दूनी 56 ना 22 दूनी 24, 22 3 66, 3 से जा सकता है, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 2 8, 3 से जा रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो 2x की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6, तो यही मेरा आंसर होगा। अब इस तरीके से मैं आंसर निकाल लूंगा और निकाल के खुश हो रहूंगा, मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन सच बात यह कि आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है असफल होने में। अब इस सवाल को करना कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए पेपर में हमें इस सवाल को कैसे करना था, हमने एक चीज देखनी है कि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है। तो मेरा पहला प्रयास ये होगा कि मैं यूनिट डिजिट से तोड़ता। कैसे भाई, मैं इसको गुना करूंगा। 4 को 0 से गुना किया 0 आया यूनिट डिजिट, 2 को 0 से किया यूनिट डिजिट 0 आया, 7 को 5 से किया यूनिट डिजिट 5 आया। अब यहां बेसिकली 4x 2x 7x होगा, क्योंकि ये तो रेशियो है, क्वांटिटी कुछ और होगी। तो लेट से रियल वैल्यू बनाने के लिए एक्स एक्स कुछ तो रहा होगा, तो वो x मैंने उठा के यहां लगा दिया। और फिर फाइनली जो आंसर आ रहा है वो 6855 आ रहा है, 6855 आ रहा है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब सर कैलकुलेट करेंगे तो ये आया 5 × x, 5 × x बराबर 6800, और यूनिट डिजिट क्या है यहां 5। अब आप सोचिए कि x की क्या वैल्यू लें कि 5 आ जाए। तो आप कहेंगे 5 को जब भी आप किसी विषम संख्या से गुना करेंगे, विषम संख्या से गुना करेंगे तो ही 5 आएगा। यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। x की यही वैल्यू पॉसिबल है। मुझसे क्या पूछा हुआ है 2x, तो यानी जो आंसर दे रखा है ना वो 2x दे रखा है। तो मैं 2 से इसे भाग दे दूं तो क्या आया 6, ये तो आंसर था ही नहीं। इसे 2 से भाग दे दूं 7, इसे 2 से भाग दे दूं 3, तो ये जो आया ये x की वैल्यू आ गई 6 7 3, x की वैल्यू है। और क्या 6 हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि 6 तो एक इवन नंबर है। तो बचा 7 या 3, ही दोनों हो सकते हैं, यानी आंसर सी भी ठीक है और आंसर डी भी ठीक है। मैं दोनों ही जगह फंस चुका हूं। यानी ये मेरे को 10 सेकंड भी नहीं लगने, मतलब 10 सेकंड में पूरे सवाल का आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ये तो 1 से 2 सेकंड का ही काम था, यूनिट डिजिट पकड़ना, सवाल को समझ के तोड़ देना और ये पता कर देना कि भाई x की वैल्यू हर आर में ओड नंबर होगी, और 2 को ओड नंबर से गुना करके आंसर आएगा, तो मैं पहले ही 2 से भाग दे देता हूं, यानी 6 या 6 तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ओड नंबर चाहिए था। अब मेरे पास कुल मिला के 2 ऑप्शन फंस गए। अब मेरे पास या तो सी आंसर होगा या डी, ए और बी कट गए। अब अगला काम क्या करें? अब मेरे बच्चे जब आप इतना बुरी तरीके से फंस चुके हैं तो अगला काम आपका होना चाहिए डिजिटल सम का। अब डिजिटल सम कैसे लगाएं, देखिए ध्यान से। ये है कितना 4 इसका डिजिटल सम, और 8 2 10 इसका डिजिटल सम 1 आया, तो 4 को 1 से गुना किया 4 आया, बिल्कुल ठीक है। यहां 2 है डिजिटल सम, यहां 8 और 1 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 0 को 2 से गुना करोगे 0 आया डिजिटल सम। यहां करेंगे 5 और 1 6 और 1 7 आया डिजिटल सम, 7 की 7 से करेंगे 49, 49 का डिजिटल सम आया 4। ये आया डिजिटल सम इनका, और x से और गुना कर रहे होंगे तो x को मैं लास्ट में लिख देता हूं। ये आया इनका डिजिटल सम, और जो आंसर है उसका डिजिटल सम देखे तो 5 और 5 10 और 8 18, 0 हो गया, बचा कितना 6, यानी इसका डिजिटल सम आना चाहिए 6। आपने कहा ठीक है जी। यहां देखें तो 4 4 8 x बराबर 6, और हमें जो वैल्यू पूछी वो 2x की वैल्यू पूछी है,
तो 2 से इसे काटेंगे तो x की वैल्यू 7 आएगी या x की वैल्यू 3। अब मुझे देखना है कि x की वैल्यू 3 है या 7 है। अगर मैं x की वैल्यू 7 ले लूं तो 7 8 56 हो गया। और क्या 56 का डिजिटल सम 6 आ सकता है? आप कहेंगे 6 5 11 2 आएगा, या नहीं हो सकता, मतलब आंसर नहीं होगा। क्या 3 हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो 8 3 24, 24 का डिजिटल सम 2 4 6, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए, नई चीज सीखने में दिक्कत तो होती है, मैं भी ये बात मानता हूं, नई चीज सीखने में आपको दिक्कत होगी, बट अगर आप ट्राई करेंगे उस चीज को समझने की, तो आप इनको सवालों में अप्लाई कर पाएंगे। मुझे समझाना है, इसलिए मैं इस तरह से तरीके से तमीज से लिख रहा हूं। अगर मुझे करना हो तो मैं हवा में उड़ाऊंगा सवाल को, इस तरह लिखूंगा नहीं। इसलिए आपको नई चीजें सीखनी होगी, तभी पेपर टाइमिंग पे होगा। आपको पता है ना, अब एडिक्विटी की तरफ से, एसएससी की तरफ से आ गया कि भाई एसएससी के मैक्सिमम एग्जामों में मैथ जो होगा वो सेक्शनल होना शुरू हो जाएगा। सेक्शनल का मतलब हुआ कि एक टाइम स्पेसिफिक पे खत्म करना होगा। यही चीज रेलवे में भी आने वाली है। अगर वहां मैथ सेक्शनल हो गया तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हैं या जो ट्रेडिशनल टीचर से पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू सोल्व द मैथ इन राइट टाइम, है ना। तो आपको काबिल बनना है तो आपको अभी से तैयार होना होगा। आप देखिए यार, इतना खतरनाक सवाल है कि डिटेल करते करते बर्बाद हो जाओगे, निकलेगा नहीं। डिटेल भी समझाऊंगा, शॉर्ट भी समझाता हूं। सबसे पहले ये दिमाग दौड़ाओ कि भाई इन फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ है वो 64 है। यहां टोटल लिखा हुआ ये जोड़ है 64। तो ध्यान से देखना, 4 और 19 23, 23 और 5 28, यानी 28 जमा x जमा y बराबर होगा 64। बिल्कुल बावलों की तरह 28 उधर लेके चला जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और 64 में 28 गया 36 आया। मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि सर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 36। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 36 है। जस्ट ए सेकेंड में आप इस चीज को निकाल लेंगे। मुझे चाहिए क्या? 7x जमा 5y। मैं इसे डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन डिटेल बाद में, पहले स्मार्ट अप्रोच समझो। 7x जमा 5y चाहिए, तो मैं 7 से दोनों तरफ गुना कर देता हूं। तो इधर गुना करूंगा तो 7x आया, इसे गुना करूंगा तो 7y आया, और 36 को 7 से करूंगा तो 252 आया। भाई 7 के 21, 7 42, 252 आया। अब इस 7x की जगह मैं क्या करता हूं, 7x को लिख लेता हूं 5y, मतलब 7y को लिख लेता हूं 5y जमा 2y, और जमा वाला 2y इधर ले आता हूं। अब आप कहेंगे यार ये तो कमाल की बात हो गई, कैसे? कैसे क्या? यही तो पूछा था आपसे, इसी की तो दादा वैल्यू पूछी हुई है आपसे। 7x जमा 5y की तो वैल्यू पूछी हुई है। आप कहेंगे बात तो सही है। तो 7x जमा 5y की जो वैल्यू होगी वो 252 माइनस 2y होगी, 252 माइनस 2y होगी। तो 7x जमा 5y की तो वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वो ऐसा निकल के आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2y उधर ले जाते हैं तो 2 इंटू वाई, और ये a इधर लाएंगे माइनस का होगा, तो 252 में से आंसर घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हर हाल में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू वाई है। आपने कहा ठीक है। अब अगर आप में बुद्धि है तो आप मुझे ये बताना, अगर आप बहुत तेज बच्चे हैं और आप कैरियर पे फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, कि ये कैसा नंबर है? 252 कैसा नंबर है? इवन है कि ओड है? आप कहेंगे सर 252 इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर 252 सम संख्या है तो सम में से अगर मैं विषम घटा दूंगा तो परिणाम सम आएगा या विषम आएगा? आप कहेंगे सर इवन नंबर में से ओड नंबर घटाओगे तो परिणाम ओड आ जाएगा, और ओड नंबर कभी भी 2 का मल्टीपल नहीं होता। इसका मतलब सर ये तय रहा कि ए जो होगा वो हर हाल में सम ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से ये घटाने के बाद आंसर 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन है। तो सम में से जब सम ही घटाओगे तभी इवन आएगा। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो इवन नंबर होगा। दिस इज ओड, दिस इज ओड, दिस इज ओड, ओनली दिस ऑप्शन इज इवन। बताइए भाई, मजा आया कि नहीं आया? ये आरआरबी एनटीपीसी 18 मार्च 2026 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। आप पूरे सवाल को करें ही ना, चुटकियों में आसानी से कैसे तोड़े वो मैंने बताया। अब मैं इस सवाल को डिटेल समझाता हूं। देखिए दोस्त, जरूरी है हर चीज जानना। भाई हम सबको ये बात तो पता चली चुकी ना कि x प्लस वाई का मान 36 आया। अब अब अगली इक्वेशन सेट करते हैं। देखो यार, हमें इसकी मिडल वैल्यू निकालनी होगी। तो 0 और 20 का मिडल वैल्यू 10, इसकी 30, इसकी 50, इसकी 70, इसकी 90। अब ये तो हो गया मेरे बच्चे x, और ये हो गया f। तो मीन निकालने का तरीका होता है कि पहले एफ एक्स को गुना करो। तो सर अगर इनको गुना करेंगे तो 10 और 4 ना, 10 को 4 से किया 40, 30 को 19 से किया 19 30 57 570। मैं यहीं लिख दूं नीचे नीचे। 50 को x से किया 50x, इसे अलग लिख लेते हैं। 70 को 5 से किया 350, और 90 को y से किया 90 भाई। इनका जोड़ आया इतना। अगर इसको सिस्टमेटिक जोड़ दूं
तो आप कहेंगे 0 तो एक कहानी आई, 7 4 11 और 5 16 एक कहानी आई, 5 3 8 और 1 9 960 एक आई। जमा में 50x, जमा में 90 भाई, यही तो आया मेरे भाई आंकड़ों का जोड़ा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, यही आंकड़ों का जोड़ा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए डिटेल बहुत समय लेता है और हमें स्मार्ट अप्रोच की ओर जाना है। भाई आंकड़े कितने हैं, तो आप कहेंगे 64, और 64 आंकड़ों का औसत क्या दे रखा है, 55। तो योग कितना होगा, 55 गुना 64। 55 से गुना करना है, पहले 5 से करो, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32, 320। इसे 11 से गुना करो तो 2 2 और 3 5, 352, 3520 आ गया। यानी 55 गुना 64 जो है वो 3520 आया। भाई औसत निकालने का फार्मूला यही तो होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब सम को फ्रीक्वेंसी से भाग दे दो तो एवरेज आ जाएगा, या एवरेज को या मीन को फ्रीक्वेंसी के सम से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब क्या करें जी, अब 10 सारे में कॉमन ले दो। आपने कहा ठीक है, तो यहां बचा 5x, यहां बचा 9y, और मेरे प्यारे बच्चों ये 96 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो -96 करोगे तो 12 में 6 गया 6, और 14 में 9 गया 5, 256 आए। अब दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये वाली है और एक इक्वेशन ये वाली है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, कैसे करें, जिसे 5 से गुना कर दो, फिर y निकाल दो, फिर x निकाल दो, तो इस तरह से एक्स वाई आएगा। फिर क्या होगा जी, जब आप एक्स वाई निकाल देंगे तो फिर यहां 7x जमा 5y में वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आएगा, और आंसर आएगा 214। अब आपको समझ में आया होगा कि कितना डिटेल है इस सवाल को करना, और कितना जरूरी है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने लग रहा हूं, जो ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूं, ये कितना जरूरी है किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ब्रेक करना। और इन्हीं सारी चीजों को समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा भाई, मेरे ही इसी चैनल पर जाओगे ना प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहां मैंने 8 वीडियो डाली, और 8 वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे कति तार तार करके समझाया एक एक चीज को। और ऐसा नहीं कि जो तरीका मैंने बताया यही सबसे बेस्ट है, आप इसमें और भी दिमाग दौड़ा सकते हैं। कैसे भाई, जब हमें ये पता चल ही गया था कि x प्लस वाई की वैल्यू 36 आई है, और मुझे चाहिए था 7x जमा 5y, तो मैं 5 से गुना कर लेता, तो 5x जमा 5y बराबर 180। अब मुझे क्या करना होगा, 2x इधर जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा जी, क्योंकि मुझे चाहिए 7x, तो ये बन गया सर 7x, और 2x इधर जोड़ा है तो मुझे 2x इधर भी जोड़ना होगा। भाई ऐसा थोड़ी कि एक ही साइड जोड़ना होगा, जोड़ना तो दोनों तरफ ही होगा, हाँ है ना। तो अगर ये 5x जमा 5y है तो 2x यहां जोड़ दिया, तो 2x इधर भी जोड़ा। अब अगर यहां देखोगे तो ये हो गया 7x, ये वही वैल्यू आ गई जो आपको चाहिए, इसी की तो वैल्यू इधर की आंसर में, तो ये बराबर आंसर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब इन सब चीजों को हटा दें कि भाई 180 में इवन नंबर जोड़ के आंसर आना चाहिए। पक्की बात है, 180 में इवन नंबर जोड़ के आंसर आना चाहिए। या हम यूं कह सकते हैं कि भाई आंसर में से 180 घटा दें तो जो रिजल्ट आए वो 2 का मल्टीपल आए। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। आपके पास और भी कोई बेहतरीन ट्रिक है तो जरूर एक्सप्लेन करें यार, मैं हमेशा स्वागत करता हूं अपनी गलतियों का, अपने सुधार का। हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे से बात कर रहे हैं। थैंक यू यार। आइए अब आगे। और भाई देखिए, आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बता रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया मेथड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या यार, तुम्हें ठीक लगे तो करना, वरना बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको हमारे प्रयासों में ईमानदारी और मेहनत दिख रही है तो किसी भी एक बच्चे को कैरियर ऐप के बारे में आप सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं, जो तैयारी करना चाहता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। अब आइए सवाल पे। सवाल ने क्या कहा, कहता है 2 ट्रेन है ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सवाल पढ़ना सीखिए, मेन मेन पॉइंटों पे लिखिए चीजें। विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 350 है, दूसरे की लंबाई हमें बतानी है, और कहता है पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है, और 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, यानी लगभग आंसर है, एग्जैक्ट है ही नहीं। तो देखो यार, 2 ट्रेनें अगर अपोजिट में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 140 में 70 जोड़ा तो 210 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि टाइम मेरा सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गई आपकी स्पीड। अगर आप स्पीड को टाइम से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस। अब टाइम कितना है जी, 11। यानी इन दोनों ट्रेनों ने, हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पार करने के लिए इतनी दूरी चली होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी, इतनी दूरी चली होगी, लेकिन ये जो इतनी दूरी चली है इसमें क्या क्या चीज चली होगी, तो आप कहेंगे दोनों ट्रेनों की लेंथ चली होगी, पहली की भी दूसरी की भी। एक की दे रखी है शायद 350, तो वो घटा देता हूं तो दूसरी की आ जाएगी। आइए मेरे भाई, अब क्या करें जी, यही पूछा ना भाई सवाल ने। आओ मेरे भाई, क्या करें कि ना करें कि कैसे मुश्किल है। देखिए यार, अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं तो 6 से कटेगा ही, 6×3 = 18, 6 से ये भी कटेगा। आप कहें कैसे, क्योंकि 3 से भी जा रहा और इवन नंबर है तो 2 से भी जाएगा, यानी 6 से जा रहा। बटे आया 3, अगर बटे 3 आया है
तो आंख बंद करके इस बात को रिपीट कर लेना कि भैया ये जो कैलकुलेशन है इसके आखिर में हर हाल में डेसिमल के बाद या तो 3 3 आया होगा या 6 6 आया होगा, और 6 6 को कई बार 6 7 भी लिख दिया जाता है अप्रोक्सीमेट करके, और उसने कहा ही अप्रोक्सीमेट। तो या तो सवाल, और इसमें से इंटीजर घटाएंगे तो हर हाल में आंसर के आखिर में या तो 3 3 मिलेगा या 6 7 मिलेगा। अब यहां 3 3 है नहीं राजा, तो इसे हटा दो। यहां 6 7 है, इसे रख सकते हैं। यहां 5 1 है, हटा दो। यहां 0 8 है, हटा दो। ये सारी चीजें उन्हीं 8 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये बातें आ गई तो आप किसी भी सवाल को चुटकियों में तोड़ना सीख सकते हैं। देखिए दोस्त, एक फार्मूला होता है क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 0 है, इफ a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। अब होगा क्या, मैक्सिमम नहीं लगभग केसों में कह लो यार, कि इनका जोड़ जब 0 आ रहा होगा ना, तो ऐसा होगा कोई दो चीज पॉजिटिव होगी, कोई एक चीज नेगेटिव होगी। उसी सिचुएशन में ऐसा रहा होगा। और अगर कोई एक चीज नेगेटिव है ना, तो ये वाला आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मान लो सी नेगेटिव है तो यहां माइनस आ जाएगा। इस सवाल में भी देखना ध्यान से भाई, 1/14 और 1/14 को जोड़ेंगे तो 1/7 आएगा, और सी की वैल्यू -1/7, तो 1/7 से 1/7 कट के 0 आ गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान आया 0। अब मुझसे क्या पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो आंसर होगा 3abc। लेकिन कहानी क्या है कि सी नेगेटिव है, तो आंसर आएगा -3abc। तो हर हाल में ऊपर -3 आना चाहिए। यहां +3 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो एक ही बचा, यही मेरा आंसर। आप कहें 3 से कट भी तो सकता था, नहीं, क्योंकि नीचे 14 था, 14 था, 7 था, कट कैसे जाएगा। कहते हैं यार, पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप के माध्यम से 115.5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। कह ही रहा है कि भाई एक अर्धगोलाकार टंकी 115.5 लीटर प्रति सेकंड की दर से टंकी खाली हो रही है। रेडियस इतनी दे रखी है जी, डबल चल गया पेन। कहता रेडियस इतनी है, तो टंकी का 50% पानी बाहर निकालना है, तो लगने वाला समय ज्ञात करिए। देखिए भाई, अर्धगोलाकार टंकी तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3, और मैं ऐसे लिख लेता हूं, पाई पाई का मतलब 22/7 r³ r³ का मतलब 31.5, ऐसे है भाई, 31.5 31.5 31.5, तो कुल मिला के कह सकते हैं सर इतना है वॉल्यूम। भाई अर्धगोलाकार टंकी की ये रेडियस है, तो ये आया वॉल्यूम का कारण। अब कह रहा है यार पूरा वॉल्यूम मत उठाओ, हमें केवल इसका 85% पानी लेना है। 50% माने आधा, आधा यानी इसको 2 से भाग दे दो, यानी इतना पानी लेना है। अब ध्यान रखना, ये जो कहानी आई ये आई मीटर क्यूब में, क्योंकि सारी चीजें मीटर में थी। अब कह रहा है कि यार हर सेकंड है ना 115.5 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, 115.5 लीटर पानी बाहर आ रहा है। हमने कहा यार बिल्कुल ठीक है, 115.5 लीटर पानी बाहर आ रहा है, तो यार 1 लीटर, अब ये है क्यूबिक मीटर में और ये है लीटर में, तो हमें पता होना चाहिए कि यार 1 क्यूबिक मीटर जो है ना वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है यार। अब तो मैं पूछ रहा हूं कि यार 115.5 लीटर को अगर घन मीटर में बनाना है तो क्या करें, आप कहेंगे 1000 से भाग दो यार, तो इतना आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सेकंड हर सेकंड इतना क्यूबिक मीटर पानी बाहर निकल रहा है, हर सेकंड इतना क्यूबिक मीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो भाई 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल रहा है, तो इतना पानी बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा, भाग दे देंगे, तो 1155 और 4 जीरो उठा के ऊपर 2 2 4। आपने कहा ठीक है अब आगे बढ़ जाओ। अब क्या करें भाई, यही आया ना भाई, बस इतना ही पूछा है। अब देखो मेरे दोस्त, यहां से डेसिमल हटाते, अब तू हट, पहले तुम हटो। अब मैंने डेसिमल सारी जगह हटा दिया, 3 डेसिमल हटा दिए। अगर मेरे भाई मैं 3 डेसिमल हटाऊंगा तो नियम से 3 जीरो भी तो हटाऊंगा, आपने कहा। तो अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या होगी। अच्छा, इससे भी बड़ी चीज क्या है, ये है प्रति सेकंड का हिसाब, और मुझसे आंसर पूछ रहा है घंटे में। तो या तो इसको सोल्व करके सेकंड आएगी फिर घंटे बनाओ, या पहले ही क्या करो,
3600 से भाग दे दो, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब करते हैं अब ये है सवाल की लैंग्वेज और इसे हमें करना है सोल्व। अब पता है आपको करना क्या चाहिए। अब आपको ये पता है कि यहाँ मेरा घंटे में आंसर आ रहा है, तो मुझे यहाँ टाइमिंग भी घंटे में बनाने होंगे। तो जैसे 15 मिनट है तो बटे 60 करोगे तो 1/4, तो समझो पहला जो ऑप्शन आएगा वो 78.25 आएगा। ये 15 का 3 गुना है, तो ये 78.75 आएगा। ये 15 का 5 गुना है, तो 25 पांजे 125 भाई 0.25 आता है 15 मिनट, तो 75 कितना आ गया, 5 गुना तो 25 पांजे 125 यानी 79.25 आ गया। और यहां देखें तो 48 को करेंगे 48/60 करेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 यानी 4/5 मतलब 0.8, तो यह आया 75.8। ये 4 ऑप्शन मेरे हैं, ए सी बी डी, ऐसे ही 4 ऑप्शन। अब हमें सोल्व करने की ओर आगे बढ़ना है। देखो 2 से 2 कटा, ठीक है जी। अब 0 से 0 काटा, 9 से काटते हैं तो 9 चौक 36, 40 बचा। 9 से काटेंगे तो 9 दिए 27, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना भाई, 9 दिए 27, बचा कितना रे, 9 5 45, 4। अब मेरे भाई 5 7 से काटेंगे, 5 आया। मेरे को तो डिजिटल सम लेना है कुल मिला के, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मेन मुद्दा ये है कि यहाँ से 3 हटे, 3 से काटूंगा तो 105 आया। अब यहाँ पे भी तो साला 3 फंस रहा है, तो 3 से ही काटते हैं। 3 3 9, 2 बचा, 3 8 24, 3 5 15, 3 से काटा तो यहाँ 3 से काटा तो 105 आया गेम। अब मेरे भाई चाहें तो हम यहाँ से डिजिटल सम उठा सकते हैं और डिजिटल सम उठा के आंसर निकाल लें। कैसे, देखिए ध्यान से, नीचे देखे तो 8 5 13 और 3 16, 16 का डिजिटल सम 7, यहाँ आया 4, 7 को 4 से किया 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 1 और नीचे 1 ही आना चाहिए। अब ऊपर की लड़ाई, 2 दूनी 4, यहाँ 5, यहाँ 5 और 1 6, 5 और 1 6। जैसे ही 6 देखा तो 6 6 36 मतलब 0 हो गया डिजिटल सम, यानी पूरे सवाल का डिजिटल सम 0 आएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 0 देता है। देखिए भाई 7 2 9, ये तो 0 दे नहीं रहा। अब 8 और 7 15 और 5 20 और 7 27, ये 0 दे रहा है, यानी ऑप्शन सी आंसर हो सकता है। होगा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है। 9 गया, 7 और 2 9 गया, ये 0 नहीं आ रहा भाई। 7 और 5 12 और 8 20, ये 0 नहीं आ रहा। तो केवल और केवल मेरे पे रखो ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर हो। अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज भैया फिर काम करो, और तो क्या करना है तुमको जीवन में, कैलकुलेशन करो भाई। फिर कोई इतना बड़ा तुरंत का कैलकुलेशन थोड़ी है। इन सारी चीजों को हटाते हैं, अगर डिजिटल सम नहीं लेना चाहते, इच्छा नहीं है तो। जैसे 5 से काटेंगे, 5 8 40 आया। आप 5 से काटेंगे इसे, सॉरी 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 5 7 35 77। अब देखो 7 से काटेंगे 11 आया, 7 से काटा 3 आया, 11 से काटे 2 आया, 2 से काटा 4 आया। अब मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि 3 गुना 105, 315 आया। 4 से भाग देंगे तो देखो यार, 4 8 32, यानी 8 80 से 50 7 28, बचा 3, 4 8 32, 3 4 7 28, 4 5 20, तो 78.75 एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। तो कैलकुलेशन वाइज भी बहुत बड़ी चीज नहीं। देखिए यार, सवाल ने कहा कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, दो संख्याएं एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। कहते हैं वो पहली संख्या का 1/5वां है और दूसरी संख्या का 1/3 है। तो मैं थोड़ी देर के लिए एचसीएफ को 1 मान लेता हूं, तो यानी पहली संख्या 5 होगी क्योंकि 5 का 1/5, और दूसरी संख्या को 3 मान लेता हूं क्योंकि 3 का 1/3 1 हुआ। आपने कहा यार बात ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकी संख्याओं का और एचसीएफ का जो अनुपात है वो 1:5:3 है। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए, बढ़िया बढ़िया सवाल आ रखे हैं, ऐसी बात नहीं, मजे वाले सवाल है। द एचसीएफ इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर। कहता है जो एचसीएफ है ना, वो 2 अंकों की कोई अभाज्य संख्या है, कोई भी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। लेट से पी इज द प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो ये आ गया पी। प्राइम नंबर होता है जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, हमने पी मान लिया, क्योंकि 2 अंकों की बहुत सारी प्राइम नंबर होता है, ऐसा नहीं ना कोई एक ही प्राइम नंबर, बहुत सारे, तो हमने पी मान लिया। कह रहा है 2 अंकों का प्राइम नंबर है द एचसीएफ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब देखिए यार, अगर मुझे संख्या निकालनी हो ना, तो आपको पता है कि एचसीएफ को संख्याओं के अनुपात से गुना करते हैं, तो पी को 5 से करा दो, 5 पी आया, और पी को 3 से किया तो 3 पे आया। ये आ गए मेरे बच्चे संख्याएं, संख्या, ये आ गई संख्या। अब कह रहे थे एचसीएफ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, अगर पहली नंबर को 3 गुना कर दें और दूसरे नंबर को 5 गुना कर दें, इज ए नंबर दैट इज द, अच्छा पूछा क्या हमसे, पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 5 गुना का एचसीएफ,
कहता है यार इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो आप कहेंगे यार इन दोनों नंबर का संख्या, ये 5 थी 15 पी आया, ये भी 5 थी 15 पी आया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 15 गुना पी होगा। लेकिन उसने पूछा कि ये जो एचसीएफ है कितने नंबर का प्रोडक्ट है। तो भाई पी तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसके दो टुकड़े हो नहीं सकते, और 15 के दो ही टुकड़े हो सकते हैं, 3 और 5, क्योंकि उसने कहा कि कितने प्राइम नंबर, तो 15 के दो ही प्राइम नंबर टुकड़े होते हैं, 3 और 5, तो 1 2 3। तो उसने यही पूछा था कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है, तो आंसर होगा 3 प्राइम नंबर में बांटा जा सकता है। देखिए यार, कहता है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और tan ए की वैल्यू 1 है। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कहां होती है, जब थीटा 45 हो, मतलब ए की वैल्यू होगी 45, तो कोसिकेंट 45 क्या हुआ जी, √2। सीकेंट 45 क्या हुआ जी, √2। √2 को √2 से गुना किया मेरे बच्चे, आंसर है 2। कहता है घनाभाकार जलाशय में 70 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है, जलाशय का आयतन इतना है, तो कितनी देर में टाइम लगेगा। देखिए यार, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 घन मीटर जो वॉल्यूम होता है, दिस इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो 168 घन मीटर को लीटर में करेंगे तो 1000 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है 70 लीटर हम एक बार में डालते हैं, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। 70 लीटर प्रति मिनट डालते हैं तो कितने मिनट लगे। अच्छा, घंटों में पूछा है। देखिए ये चीजें बड़ी जरूरी है, आखिरी मोमेंट पे हम इन्हीं चीजों में गलती करते हैं। तो घंटों में पूछा है, तो ये जो टाइम आएगा ना, ये आपका निकल के आ जाएगा मिनट, तो इसे 60 से भाग दे देंगे, घंटे आ जाएगा। अब देखिए 0 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 7 से काटोगे 7 चौक 28, 0, यानी 40 घंटों में ये कहानी सेट कर दोगे आप लोग। कितने, 40 घंटे। देखिए यार, दो मित्र मोहन और डेविड की मासिक आय का अनुपात दे रखा है। डेविड और मोहन, नहीं मोहन और डेविड। कहता है इनकी इनकम का जो रेशियो है दैट इज 6:7, और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है दैट इज 2:3। और कहता है इनकी जो सेविंग है वो क्या है, 69,000 ईच, 69,000। क्लियर है। तो कहता है इनकम बताओ। तो भाई देखिए, 6 में 2 घटाया 4, 7 में 3 घटाया 4, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 69,000 को। तो कहता है मोहन की मासिक इनकम यानी 6 यूनिट की वैल्यू बताओ। अब हट, 6 यूनिट की। अब हमें देखना है कि 6 है ना, तो ये 3 से तो ये भी भाग जाएगा और 69 भी 3 से भाग जाएगा, यानी जो भी आंसर होगा 9 से भाग जाएगा। तो यहाँ 5 4 9 ये नहीं जा रहा, ये 4 4 8 1 9 ये भाग जा रहा है, 5 2 7 1 8 नहीं जा रहा, 5 3 8 1 9, यानी ऑप्शन सी और डी दोनों ही मेरे आंसर हो सकते हैं। अब अगली बात करते हैं। इस कैलकुलेशन को करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कैसे देखिए ध्यान से। मैं कह रहा हूं 2 से काटेंगे, यहाँ 3 आया, 2 से काटा 2 आया। अब ये 69 गुना 3 आया, 69 गुना 3 आया, और ये 1000 जो है ना, इस 1000 को मैं लिख देता हूं 10 गुना 100, समझाने के लिए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से काटा 5, तो ये तय है कि आंसर में के आखिर में 2 जीरो आएंगे। अब 5 को ओड नंबर से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसका मतलब सवाल के आखिरी में 2 जीरो के पहले 5 आएगा, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा यहां करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मेरे बच्चे, यहां हम क्या कर लेते हैं भाई, कोसिकेंड दे रखा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेस होगा मेरे बच्चे 4। क्यों, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। कहता है यार इस चीज की वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए दो तरीके, पहला तरीका तो मेरे बच्चे ये है कि हम इस चीज को चाहें तो सबकी वैल्यू रख दें। सबकी क्या रख दें मेरे भाई, हम इसमें वैल्यू रख दें, सबकी वैल्यू रख सकते हैं। एक तरीका तो ये वाला है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, -10 स्क्वायर थीटा। क्या होता है मेरे बच्चे, -10 स्क्वायर थीटा। तो ये आया मेरे बच्चे -10 स्क्वायर थीटा, -10 स्क्वायर। आपने कहा हाँ यार इतनी बात समझ में आती है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यार ये 1 अपॉन, भाई पहली बात तो माइनस आ गया सवाल में, तो माइनस के आंसर होंगे, प्लस के आंसर ही नहीं होंगे। दूसरी चीज, अब मैं ये बात जान गया क्या कि कुछ सवाल में है थोड़ी अबदम, भाई इसकी वैल्यू आ गई -10 स्क्वायर थीटा। आपने कहा हाँ, तो आप 1/10 है तो इसे हम कोट लिख सकते हैं। तो सच बात तो ये है कि सवाल ऐसे बन गया 9/80। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि समझने का गेम है, दिमाग में लिखने करने का नहीं है। तो यहां बचा 1 प्लस कोट, और यहां बचा 1/10 क्या था, कोट स्क्वायर।
तो ये कहानी मेरी कुल मिला के बनी है, अब मुझे इसको सोल्व करना है। 9/80। अब मुझे पता है कि यार कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 4/3। 4/3 का वर्क करेंगे 16/9, तो यह आएगा 1 + 16/9। सोल्व करेंगे तो 9 × 9 16 और 9 25/9, और ये जो आएगा ये आएगा 16/9। बस यार इनको ही तो तोड़ना है, 9 से 9 कटा यानी बटे में 9 आएगा, दोनों में 9 है। दूसरा 16×5 = 80, 5×5 = 25, यानी 5/9, और माइनस हमारा था ही, तो -5/9 मेरा राइट है। कहते हैं यार दो नल हैं, किसी टंकी को 4 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल है जो 28 घंटे में खाली कर सकता है। कहते हैं यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे देखिए यार हम टोटल एलसीएम मान लेते हैं 28, अगर 28 काम मान लेते हैं तो पहले वाला 4 घंटे में 28 भर रहा है तो 1 घंटे में 7 भरेगा, दूसरे वाला 28 घंटे में 28 भर रहा है तो 1 घंटे में 1 भरेगा, और तीसरे वाला जो है वो 28 घंटे में खाली कर रहा है तो 28 घंटे में 28 खाली करेगा तो 1 घंटे में 1। आपने कहा ठीक बात है। अब मैं कहूं कि अगर तीनों एक साथ मिला के खोल दिए जाए, तो आप कहेंगे मिला के खोल दिए जाए तो 7 1 में गया 0, यानी एफिशिएंसी 7 आई। सवाल में क्या करा, सवाल में करा यार हमें पूरा काम नहीं कराना, 28 यूनिट काम कराना ही नहीं, तो कितना कराना है? कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक 1/4 फुल। कहता है तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, इसका 1/4, यानी इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा, और तीनों मिल जाते तो 1 घंटे में 7 यूनिट काम करते हैं, तो इतना भरने में कितना। तो जवाब होगा 7×4 = 28 से 7×4 = 28, यानी सर आंसर आ गया ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49, और 4√3 का वर्ग होता है 48। 49 और 48 के बीच का जो अंतर है वो है मेरे प्यारे बच्चों 1। अगर ऐसा है इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो इसका जब कंजुगेट आप करोगे ना, यानी 1/a निकालोगे, तो उसमें कुछ नहीं होगा, साइन बदल जाएगा बस। अब अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो a + 1/a की जो वैल्यू आई ना, ये कट के वो आई 14, और अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है k³ -3k। आपने कहा ठीक है। अब पहली बात तो रूट रूट में आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि रूट यहां है ही नहीं, की वैल्यू 14 है। दूसरा, अगर मैं 14 लूंगा तो 14 का क्यूब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और 14×3 = 42 बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। भाई 14 का क्यूब -3 × 14, तो ये बड़ा होगा या ये, तो आप कहेंगे ये बड़ा होगा, बड़ा होगा तो आंसर हर हाल में किस में आएगा, पॉजिटिव, जबकि ये आंसर नेगेटिव है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहाँ राइट आंसर है ना। तो छोटी छोटी समझ से आप इस सवाल को आराम से तोड़ सकते थे। कह रहा है यार एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, इसे पानी से भरना है। आगे कह रहा है it is to be it is to be filled with water, and for every 180 cc cubic centimeter of water added to the cone, an additional 20 centimeter of water spills out, और इस precipitation मतलब भाप बनकर उड़ जाता है as the water is added। कुल मिला के सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक शंकु है, उस शंकु में आपको पानी डालना है, लेकिन उस पानी का नियम ये है कि अगर आप उसमें 180 सेंटीमीटर पानी डालना चाहते हैं, या 180 सेंटीमीटर पानी अगर आपने उसके अंदर डाला, तो बेसिकली उसमें से 20, या यूं समझिए इस लैंग्वेज को कि एंड फॉर एवरी 180 सीसी ऑफ वाटर एडिड टू द कोन एंड एडिशनल 20 सीसी ऑफ वाटर स्पिल्स आउट। वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी बर्तन में 180 सीसी पानी डालना चाहते हैं ना, तो आपको लाना होगा 200 सीसी। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इस 200 में से 180 सीसी इसमें जाएगा, और डालते वक्त ना 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी जो है वो खराब हो जाएगा। ऐसे सवाल में कह रहा है, फिर से समझाता हूं। वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी बर्तन में 180 सीसी पानी डालना चाहते हैं ना, तो हमें डालना होगा 200 सीसी। जब 200 सीसी डाल रहे होंगे तो बर्तन में 180 जाएगा और बाकी 20 बाहर बिखर जाएगा, यानी जो पानी हमें लेके आना है वो 200 सीसी लेके आना है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं इसका रेशियो लूं तो 10 आया और इसे काटूं तो 9 आया। इसका मतलब अगर आप 10 लीटर पानी इकट्ठा करोगे ना, तो उसमें से हम इस्तेमाल केवल 9 ही लीटर पानी कर पाएंगे, 9 ही लीटर पानी कर पाएंगे। ये मोटी मोटी कहानी। अब सवाल को आप समझ गए कि भैया अगर आप 10 लीटर पानी डालोगे तो कुल मिला के डल पाएगा 9 ही लीटर, यानी बर्तन में 9 जाएगा, जबकि आपकी जहां से आप उठा रहे हो वहां से 10 यूनिट पानी निकलेगा।
हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल द कोन टू इट्स ब्रिम, तो कहता है इसको ऊपर तक भरने में कितने पानी की जरूरत होगी, एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए यार, तो कहता है यदि हमसे और उनके अनुसार मत बताओ शंकु को उसके किनारी तक भरने के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी, हमसे पूछा है। मैं यार एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जो शंकु है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे शंकु का वॉल्यूम होगा 1/3, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है जी 6, तो 6 का वर्ग 36 इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। यानी इतने पानी की हमें जरूरत होगी अगर हम उसे पूरी तरह फुल करना चाहते हैं, पूरा फुल भरना चाहते हैं, ब्रिम तक भरना चाहते हैं, तो इतने लीटर पानी की हमें जरूरत होगी। अब क्या कह रहा है, कहते हैं यार भरने के लिए इतने पानी की जरूरत है, लेकिन आपको पानी अरेंज करना पड़ेगा 10, तब 9 लीटर भर पाओगे। तो 9 यूनिट भरने के लिए 10 यूनिट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पानी भरना है इतना, तो अरेंज कितना करना पड़ेगा 10 यूनिट। या हम यूं कह सकते हैं कि जितना पानी चाहिए उसका 10/9 पानी हमें लेके आना पड़ेगा बाहर से, और यही वो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आओ दोस्त निपटाते हैं कहानी को। आप कहेंगे जी देखिए 9 चौक 36 आया, 7 से 7 काट दिया, तो बटे 3 है, तो आंसर तो 0.33 या 0.66 होगा, लेकिन सारे ऑप्शन में तो कैलकुलेट करते हैं। देखो यार 22 चौक 88, 88 को 10 से काटेंगे, गुना करेंगे तो 880 और बटे 3, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 293.33, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। कहता है यार यदि किसी चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू आर एस को क्रम में लेने पर उनका अनुपात कोणों का इतना है, तो चतुर्भुज किस प्रकार की है। देखिए यार हमें एक बात समझनी होगी कि अगर रोम्बस होगी, अगर रोम्बस होगी तो रोम्बस की खास बात क्या होती है, कहाँ है नाराज हो रहे हैं? रोम्बस की जो खास बात होती है वो ये रहती है मेरे दोस्त, ये होती है रोम्बस। तो रोम्बस में इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 होता है, बिल्कुल ठीक है, और रोम्बस में इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 होता है। अब यहां देखेंगे तो 4 और 3 तो 7 बना, लेकिन 3 और 7 7 नहीं बना, ये 10 बन जाएगा। भाई अगर ये कौन 4 है, ये कौन 3 है, तो इनका जोड़ 4 और 3 7 है। देखो ये 4 है, ये 3 है, अगला ये 7 है, तो फिर 7 और 3 का जोड़ 10 बन गया। जबकि सच बात यह है कि इनका जोड़ जितना होगा उतना ही जोड़ इसका होगा, क्योंकि इनका जोड़ भी 180 होगा, इनका जोड़ भी 180 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर रोम्बस तो नहीं होगी, और रोम्बस नहीं होगी तो पैरेललोग्राम भी नहीं होगी। पैरेललोग्राम भी नहीं होगी क्योंकि पैरेललोग्राम में भी सेमी प्रॉपर्टी लगती है कोणों का योग, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। काइट भी नहीं होगी, उसका भी कारण बताता हूं। ट्रेपीजियम होगी, कारण देखिए आराम से बेसिक समझ के चलिए, ये होती है मेरे बच्चे ट्रेपीजियम समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में खास बात क्या होती है कि भैया इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 होगा, और इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 होगा, इन दोनों। तो अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 6, हम ऐसे ले रहे हैं 4 3 7 6, ये 4 ये 3 ये 7 6, तो आप देखेंगे 4 और 6 10, 180 बैठ रहा है, 3 और 7 10, ये भी 180, तो दोनों का जोड़ बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रेपीजियम है, काइट नहीं। काइट में ऐसा नहीं होता कि ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो, है ना, मतलब इधर का 180 और इधर का 180, ऐसा नहीं होता। काइट इस तरह से रहती, ऐसे होती। इसमें खास बात क्या रहती काइट वाले सीन में मेरे भाई, कि ये वाला कोण और ये वाला कोण है ना इक्वल होते हैं, बस ये खास बात रहती है। यानी ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, बस इतनी सी बात होती है काइट में, और कुछ नहीं होता। ठीक है जी, इनका जोड़ 200 डिग्री भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन कोणों का आमने सामने का, लेकिन मतलब कोई एक जोड़ा आपस में बराबर आता है। इसमें इनके कोणों का जोड़ 180 होता है। कहता है यार एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, इसका परिमाप एक समषष्टभुज के परिमाप के बराबर है, षष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए कहता है यार ये कोई वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 8649। हमें ये बात पता है कि यार इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग की भुजा निकल के आ जाएगी। वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला होता है कि आखिरी डिजिट पकड़िए 9, 9 किस किस का वर्ग होता है, तो आप कहेंगे जी 3 का भी होता है और 7 का भी होता है। अब इसको काट दीजिए, 86 को पकड़िए, 86 किसका होता है, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग 100, तो 9 और 10 के बीच में 9 और 10 की गुना करो, या तो 93 हो गया 97, 9 और 10 की गुना किया 90। अगर ये वाला नंबर 90 से छोटा है तो 93 होगा, और अगर 90 से बड़ा है तो 97।
ये कैलकुलेशन में रेलवे फाउंडेशन बैच में जो मैं कैलकुलेशन कैप्सूल देता हूँ वहाँ एक एक चीज समझाई गई। तो ये तय रहा कि सर ये बेसिकली 93 का वर्ग है, यानी इसकी जो भुजा है वो 93 सेंटीमीटर। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है। अब कहता है इसका जो परिमाप है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे चारों भुजाओं का जोड़ 93 गुना 4। कहता है इसका जो परिमाप एक समषष्टभुज के परिमाप के बराबर है। समषष्टभुज क्या होती है जी, जिसकी हेक्सागन, जिसकी 6 भुजाएं होती है। तो 6 से हुआ, 6 भुजाएं एक साइड ये है, तो ये परिमाप हुआ। अब देखना, 3 से काटेंगे 31 आया, 3 से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 2 आया, तो इसका मतलब हेक्सागन की जो साइड आई वो 31 दूनी 62 आ गई। अब समस्या ये है कि हमें हेक्सागन का एरिया निकालना। तो हेक्सागन का एरिया होता है 3√3 बटे 2 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 62, तो इसका वर्ग यानी 62 गुना 62। तो पहली बात तो ये तय है कि √3 बचा रह जाएगा, ये तो खत्म होना नहीं है, तो ये दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे। दूसरी चीज, 2 से काटेंगे 31 आएगा। अब मैं यूनिट डिजिट पकड़ूंगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा और वो एक ही ऑप्शन में ए। तो ये मेरा आंसर। अब अगर आप थोड़ा सा समझदार होते तो इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मुझे ये सवाल समझाना था तो मैंने ऐसा किया। बाकी आपको ये वर्ग वगैरह की जरूरत नहीं थी निकालने की, आपको सीधा हेक्सागन का एरिया पूछा था, तो वो होता है 3 गुना √3 बटे 2 ए स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब कहानी क्या है दोस्त, पहली बात तो ये कि ये √3 रहेगा ही रहेगा, ये खत्म होना नहीं है, तो इसलिए दो ऑप्शन तो मेरे सीधे कट जाने चाहिए थे कि भाई √3 नहीं है। दूसरा, यहाँ पे 3 मौजूद है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 मौजूद है, और अगर 3 है तो इसका ना आंसर 3 से भाग जाना चाहिए। और 7 और 2 9, 6 गया, ये भाग नहीं जा रहा। और 7 और 5 12, 3 से भाग गया, 6 6 3 से भाग जा रहा, तो यानी केवल ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ है ना। देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, कहता है ए से बी तक शहर 360 किलोमीटर की दूरी, पहले आधे हिस्से में यह 60 की स्पीड से चलती है। आधा का मतलब क्या हुआ, 1/2, तो 360 का आधा कितना हुआ जी, 180। तो 180 किलोमीटर को ये 60 की स्पीड से जा रही है, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है अगले 120 किलोमीटर को ये 40 की स्पीड से जाएगी, और अब जो बच गया तो बचा 60। कहता है इसको पहले आधे हिस्से की चाल से यानी 60 की चाल से चलेगी। अब 60 से 180 को भाग देंगे 3 घंटे, 40 से 180 20 को भाग देंगे 3, और 60 से 60 देगा 1। तो एवरेज स्पीड निकालने का फंडा होता है कि भैया टोटल टाइम ले लो ना, टोटल डिस्टेंस ले लो बटे टोटल टाइम। तो डिस्टेंस 360 दे रखी है, बिल्कुल। टाइम कितना दे रखा है, 3 3 6 और 1 7 घंटे। तो 7 5 35, 7 एकम 7, 51 पॉइंट समथिंग, और एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, सवाल ने कहा कि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 26.7 ज्यादा है, यानी जो मोड है वो मीन से कितना है जी, 26.7 ज्यादा है। तो मोड मीन से, मोड मेरे बच्चे मीन से 26.7 ज्यादा है, तो हमें जो फार्मूला देखना है वो देखना है जिसमें मोड और मीन का डिफरेंस हो। जैसे यहां मीडियन मीन आ रहा है, हमें चाहिए मीन और मोड का डिफरेंस। तो अगर मुझे मीन और मोड का डिफरेंस चाहिए तो मेरे पास रखा है मोड माइनस मीन, ध्यान दोगे तो मुझे रखा है मोड माइनस मीन, लेकिन मुझे चाहिए मीन माइनस मोड। तो क्या होगा, बस यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस ले लूंगा तो ये प्लस, ये माइनस 26.7। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसे लिख दूंगा भाई 26.7, ये वाली वैल्यू 26.7, और इंटू में ये 2/3। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ो। अब मेरे पास यहाँ क्या बचा, मीडियन और मोड। अब मुझे चेक करना है कि पूछा क्या है। तो मुझसे पूछा है कि यार मोड जो है वो मीडियन से कितना ज्यादा है, मोड मीडियन से कितना ज्यादा है। अब ध्यान से देखना भाई, यहां मुझे मोड इधर लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा मीडियन माइनस मोड, और यहां आपको पता ही है कि मेरे पास मोड माइनस मीडियन था तो मैंने माइनस लगा दिया था, तो -2/3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 नीम 27, 8.9, 2 से गुना करेंगे तो 8 2 नीम 18, 2 8 16 और 1 17, 17.8। अब मुझे चाहिए क्या भाई यहाँ, तो मुझे चाहिए था मोड माइनस मीडियन, मोड प्लस का और मीडियन माइनस का, तो पूरे में माइनस कॉमन ले दोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 17.8 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। 17.8 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है, इस फार्मूले को भाई आंख बंद करके सेट कर लेना दिमाग में। ये तीनों फार्मूले ऐसे हैं जिसपे लगातार आपसे सवाल पूछे जाते हैं, लगातार सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए यार, किसी आंकड़े की मध्यिका उसके बहुलक से 77.74 कम है। कहता है किसी आंकड़े की मध्यिका यानी मीडियन, मीडियन कह रहा है उसके बहुलक यानी मोड से भैया 77.4 कम।
74 का, माफ करना, 77.74 का। तो आंकड़े की मध्य का, तो कहता है यार उसकी जो मीडियन है उसके माध्य से, मीन से कितनी अधिक होगी, हमसे पूछा है। कहता है इस सूत्र का प्रयोग करिए और बताइए। अब देखिए मेरे भाई, मुझे दे क्या रखा, बस उस बात पे ध्यान देना, मुझे दे रखा मोड माइनस मीडियन। तो मोड माइनस मीडियन दे रखा है, तो उसी पे आते हैं, मोड माइनस मीडियन। तो यहां 3 मीडियन है, यहां मैं 2 रख लेता हूं, एक मीडियन इधर ले आऊंगा, तो ये आ जाएगा मोड माइनस मीडियन। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू क्या रखी, मोड माइनस मीडियन की 26.7। तो इसका मतलब, सॉरी ये अगला सवाल था, यहाँ मोड माइनस मीडियन की वैल्यू 77.74। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये है 77.74। और यहां क्या बचा, ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अगर पूरे में से 2 कॉमन लेके इधर 2 से भाग दे दे, तो यहां बच जाएगा मीडियन माइनस मीन। और शायद हमसे यही वाली वैल्यू पूछी हुई है कि भाई मीडियन और मीन का डिफरेंस बताओ, तो मीडियन और मीन का डिफरेंस बताओ। देखिए यार, 2 से काटेंगे, अब 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 साते 14, तो 38.87 हमारा आंसर आ जाएगा। 38.87 यानी ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए यार, ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में अब आने लग रहे हैं, मैं इन्हीं को बहुत छोटे से माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए यार, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने हो इस फॉर्मेट में, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको ये देखना है कि जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट मतलब ए, अगर ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा है, अगर ए पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, तो ऐसे केसेस में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो प्लस इंफिनाइट होगी, अनंत होगी। तो ऐसे केसेस में आपसे हमेशा जो पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू। अगर ए 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो हमेशा इसकी मिनिमम पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम अनंत होगी। तो मिनिमम के केस में आंसर होगा 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4। और कई बार क्या होता है कि ये भी पूछ लेता है कि x की किस वैल्यू पे ये मिनिमम होता है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x। तो x की जब आप वैल्यू लोगे ना -b/2a, तो इस वाली वैल्यू पे मेरे बच्चे ये मिनिमम आता है, इस वाली वैल्यू पे ये मिनिमम आता है। अगला, अगर कहानी ऐसी हो कि यार ए का मान 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होने का मतलब है कि ये नेगेटिव हो गया, कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आएगी 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a, एट व्हाट वैल्यू, सेम -b/2a। और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो इस केस में मिनिमम आ जाएगी माइनस इन्फिनाइट, अनंत। एक कहानी और भी यहां समझने की आप सभी को, और वही बात ये, अगर ए 0 आ जाए, तो मेरे बच्चे अगर ए 0 आ गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं, फिर ये लीनियर रह जाएगी, और हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। तो आइए दोस्त, इस सवाल पर लेते हैं। कहता है इसका अधिकतम मान क्या होगा अगर ए 0 से छोटा है। तो जैसे ही उसने कहा कि ए 0 से छोटा है, ए नेगेटिव है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a, 4a। ठीक है जी। अब इसी पे एक सवाल और पूछा है आपसे रेलवे ने, देखिए ध्यान से। कहता है यार इसका न्यूनतम मान ज्ञात करिए। तो आपने यहां एक चीज देखनी कि इसका जो कोफिशिएंट है, क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप कहेंगे 7, 7 तो पॉजिटिव है। अगर 7 पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, और क्या होगी मिनिमम वैल्यू, 4, ए की वैल्यू क्या है 7, सी की वैल्यू क्या है 22, माइनस बी स्क्र, तो -7 है, -7 का और +49 अपॉन में 4, ए की वैल्यू 7 है। अब क्या करें, अच्छा मैंने वहां फार्मूले में गलत तो नहीं लिखवा दिया, यहाँ 0 नहीं आएगा यार, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तब तो ये डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, फिर मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगी। हाँ, अब ध्यान से देखेंगे तो 7 पूरे में कॉमन आएगा, नीचे भी ऊपर भी 7 7 7 है। अब और कुछ नहीं जी, 22 चौक 88, 88 में 7 गया मेरे बच्चे, तो ये आया 81, और नीचे क्या आया 4। तो ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए यार, ये नया सवाल आप कह सकते हैं कि 2026 में पूछा गया, जहां सवाल ने इस तरह से दे दिया कि 3 वेरिएबल की इक्वेशन थी, अल्फा बीटा गामा, और फिर पूछा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, क्या होगा कहानी। पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, बहुत जरूरी है। देखिए आपकी यहां जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये 3 वेरिएबल हो गए एक्स वाई जेड, और ए बी सी कॉन्स्टेंट इक्वल टू d1। अब मेरे बच्चे हमें क्या करना है, यहां सीनी चीज लिखनी, बस a2x b2y
प्लस C2Z इक्वल टू D2 E3X B3Y प्लस C3Z इक्वल टू D3। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे तीन इक्वेशन आपको दे रखी हो, तीन वेरिएबल की, एक्स वाई जेड मैंने तीन वेरिएबल की हैं, और फिर आपसे पूछा जाए कि इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, क्या होगा, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहला केस ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, इन्फिनाइट हल, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इसी पे आपसे सवाल पूछा और इसी पे सबसे ज्यादा पूछे जाता है। हिंदी में कहते हैं अनंत हल। देखिए यार, दो तरीके से बनता है, दो तरीके से बनता है। पहला तरीका कि हम इन तीनों इक्वेशन को जोड़ें और यहां जोड़ जीरो आ जाए। इन तीनों को भी जोड़ा हमने तो इधर भी अगर जोड़ जीरो आ गया, यानी वेरिएबल को सबको जोड़ा, मतलब इक्वेशन को जोड़ा, इधर भी जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया, तो ये इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। कई बार क्या होता है कि ऐसे मतलब डायरेक्ट जोड़ने पे जीरो नहीं आता, तो अगर कुछ करके जीरो बनाया जा सकता है इधर और इधर दोनों को, तो भी ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे मान लीजिए कि नहीं, दो इक्वेशन को तीसरी में से घटा दिया, या इन दो के जोड़ को तीसरी में जोड़ दिया, मतलब डिफरेंस को जोड़ दिया, इन दोनों के डिफरेंस को तीसरे में जोड़ दिया, या इन दोनों के जोड़ से इसको हटा दिया। कुल मिला के अगर इन तीनों इक्वेशन को दोनों तरफ कुछ भी करके, जोड़ के, घटा के, कोई भी सेटिंग करके अगर दोनों साइड जीरो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब हम सवाल में कह देंगे ये इनफिनाइट सॉल्यूशन बना रहा है, अनंत हल की ओर चली गई कहानी। जैसे जो अपना सवाल आया, इस सवाल में अगर आप ध्यान दोगे, ये नया सवाल आपसे पूछा हुआ, तो सवाल ने पूछा कि बताइए इसके कितने हल होंगे। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड जोड़ता हूं। अगर जोड़ोगे तो एक अल्फा और दो अल्फा तीन अल्फा और माइनस तीन अल्फा जीरो आ गया, दो बीटा और बीटा तीन बीटा माइनस तीन बीटा जीरो आ गया, पांच और एक, ना सॉरी, चार और एक पांच, पांच से पांच गया जीरो आ गया। और यहां देखेंगे तो 10 और 4 14, 14 में माइनस 14 जोड़ा जीरो। अगर दोनों साइड जीरो आ गया, बराबर आ गया, मेरी बात ध्यान रखना, या तो डायरेक्ट आ रहा होगा या फिर लाया जा रहा होगा, तो इन दोनों ही सिचुएशन में इनफिनाइट ही सॉल्यूशन होता है, अनंत हल ही होते हैं। अब जैसे ये एनटीपीसी 2025 का सवाल है, 2026 नहीं 2025 का सवाल, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो दो और एक तीन, माइनस तीन जीरो, माइनस तीन माइनस दो माइनस पांच जीरो, दो और दो चार जीरो, पांच तीन आठ में आठ गया जीरो। अगर दोनों साइड ही जीरो आ रहा है तो हम कह देंगे दोस्त इनफिनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन जो नहीं दिखता उसी को बनाने का गेम होता है। जैसे इस वाले सवाल में देखेंगे, एक और तीन, चार और पांच, नहीं बन रहा जीरो, तो क्या करें। तो आप ये देखिए, क्या जीरो बनाया जा सकता है कैसे, अगर दिमाग दौड़ाएं, यहां पांच है, यहां पांच है, अगर मैं इसे दो से गुना कर दूं तो यहां दो आ जाएगा, यहां दो दूनी चार आ जाएगा, यहां दो तिया छह आ जाएगा, यहां दो दूनी चार आ जाएगा। अब मैं इसको माइनस कर दूं और इन दोनों को जोड़ू तो तीन और दो पांच, पांच से पांच गया जीरो, चार और एक पांच, पांच से पांच गया जीरो, क्योंकि मैंने इन दो को जोड़कर तीसरा घटा दिया, छह और दो आठ, इसको घटाएंगे तो आठ जीरो, और यह आया चार, चार और पांच नौ, इसको घटाया तो जीरो आ गया। यानी या तो डायरेक्ट दे रखा हो जोड़ जीरो, या फिर किसी तरीके से सेटिंग करके जीरो बना दिया जाए। तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें ध्यान रखना है कि इसका अनंत हल होगा, इन्फिनाइट ही सॉल्यूशन होगा। अब इसी में एक चीज और भी ध्यान देना, एक तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन बताया, अब अगले पे आते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें भी दो केसेस होते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर ये वेरिएबल वाली टर्म आपस में जोड़ वोड़ के जीरो आ जाए, लेकिन ये वाली टर्म जोड़ के जीरो ना आए, कुछ और आ जाए, यानी वेरिएबल वाली टर्म तो जोड़ के जीरो आ जाए लेकिन ये वाली टर्म जीरो ना आए, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। फिर से समझाता हूं, एक्स वाई जेड वाली जो साइड है, अगर इनका जोड़ जीरो आ जाए लेकिन इधर वालों का जोड़ जीरो ना आए, तो भी हम कहते हैं कि यहां कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। दूसरा, देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं 3D ग्राफ के अंदर। अब मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं यहां 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 10। तो आप मुझे बताइए, क्या ये दो अलग अलग लाइनें हैं, या दो अलग अलग इक्वेशन है, या एक इक्वेशन।
तो आप कहेंगे एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सर मैंने इसको 2 से गुना किया है, हर एक कोफिशिएंट को। अगर इसको 2 से गुना करते ही रेप्लीकेट हो गई है ये, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक ही है। मतलब एक ही लाइन को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x प्लस वाई 5 लिखा, इस चीज को 3x जमा 3y बराबर 15 लिख दिया। मैं 30x जमा 30y जमा 150 बराबर 150 लिख दूं। कोई अलग थोड़ी हो गया है डाटा, डाटा तो सेम ही रहा अल्टीमेटली। यानी ये सेम ही रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो जब भी ऐसा होगा तो आप ये कह देंगे कि सर यहाँ 3 या 2 इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल ऐसा हो कि 3 इक्वेशन दे रखी है आपको, और उन 3 इक्वेशन में ना 2 इक्वेशन ऐसी है जिसको, या कोई एक इक्वेशन ऐसी है कि जिसको किसी से गुना करती है ना, वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर आ जा रहे हैं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है ये बदल जा रही है। जैसे ये यहां देखें तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और यहां 5 दूनी 10 होना था लेकिन 6 लिखा है। यानी कांस्टेंट टर्म अगर अलग है तो इस केस में हम कह देंगे कि हाँ सर यहां पे भी नो सॉल्यूशन है। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यहां पे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन बना देगा। अगर वेरिएबल वाले को मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन के बराबर टेका जा सकता है लेकिन कांस्टेंट बराबर नहीं आ रहा, तो भी हम कह देंगे कि यहां नो सॉल्यूशन है। उस केस में मेरे बच्चे नो सॉल्यूशन होगा। 2 एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इस वाले में आइए, यहां देखेंगे तो 3 और 1 4, -4 0, 2 और 3 5, 5 से 5 गया 0, 1 और 3 4 से 4 गया 0। तो इधर तो आ गया 0 लेकिन इधर 0 नहीं आ रहा। 6 4 10 5 15। अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो ऐसी सिचुएशन हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, आइए आगे। देखिए दोस्त, इस वाली कहानी को पकड़िए। अगर इस वाली कहानी को देखें तो आप कहेंगे जी यहाँ 0 तो नहीं बन रहा। तो तो अब ये देखिए कि अगर मैं यहां किसी एक चीज पे गौर करूं कि भाई x का डबल है, 2y का भी डबल है, 3z का भी डबल है, लेकिन 10 का डबल नहीं है, 10 का डबल नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे भी नो सॉल्यूशन ही अप्लाई होगा। ऐसा इसलिए हो जाता है, समझिए कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो गई तो तीसरी लाइन में कहीं से भी खींच लूं तो तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, और किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलेगी तो कोई सॉल्यूशन बना के ही नहीं देगी। तो इसलिए यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन। अब मेरे बच्चे अगली कहानी ये है कि मान लीजिए जो मैंने दो केसेस आपको बताए, एक मैंने बताया इन्फिनाइट वाला सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और एक मैंने बताया नो सॉल्यूशन। अब मान लीजिए दोनों में ही गड़बड़ हो रही है और दोनों ही आप किसी तरीके से सेट नहीं कर पाए आंकड़े को। बहुत आसान है, दोनों ही नहीं बन पा रहे हैं। तो उसके बाद वाली सिचुएशन में ना अगर इसके अलावा कुछ आता है तो वहां आपको उस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। वही उसका एक माध्यम होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। कहता है दी ज्ञात के कितने संभावित संभावनाएं हैं, तो आपको बताना है भाई क्या होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहली दोनों टर्म अप्लाई नहीं हो रही, मतलब पहले दोनों नियम अप्लाई नहीं हो रहे होंगे। करके देखिए। अब जैसे इस वाले पे ये मतलब टैगिंग वैसे लगी हुई गलत है, ये सवाल पेपर में आया नहीं है, क्योंकि पेपर भी वाला भी जानता है कि सोल्व करवा के हम किसी से कुछ हल नहीं करवा सकते। हमारा पहली कोशिश ये रहेगी कि क्या इनका जोड़ 0 आ रहा है, तो पहले से ही पता चल गया नहीं आ रहा। दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को गुना करूं, इन दोनों को जोड़ो और इसे घटा लूं तब 0 बन रहा है, तब भी नहीं बन रहा। अब क्या इधर वाला 0 और इधर वाला नहीं, वो भी नहीं बन रही कहानी। तो कुल मिला के सेटिंग यहां एक बात बनी कि भाई इस सवाल को हमें सोल्व करना पड़ेगा। पेपर का क्वेश्चन नहीं, पहले बता रहा हूं। और अगर सोल्व करना पड़ रहा है तो मतलब नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट है नहीं। आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, वो यूनिक वैल्यू आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कहें सोल्व कैसे करना है? देखिए यार, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों को सोल्व करें और यहाँ माइनस लगा दूं, या माइनस माइनस प्लस, या माइनस या माइनस, तो जेड कट गया, एक्स कट गया, वाई और वाई 2y, और 6 और में से 2 गया 4। तो यहां से काटोगे तो y की वैल्यू फिक्स आ गई, दैट इज 2। अब आइए और आगे लगाते हैं दिमाग। y की वैल्यू आ गई, आपने कहा जी हाँ। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूं, इसको इसको, तो माइनस जेड से जेड, माइनस वाई से वाई, यहाँ x और 2x, 3x 2 और 1 3, तो 3x बराबर 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 2 और 1 3, उधर जाएगा माइनस, तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 3। तो 1 2 3 इनकी वैल्यू आ गई, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे सवाल आते ही नहीं, लेकिन फिर भी आए तो आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों हमारा रेलवे एनटीपीसी सुपर सेट 3। उम्मीद है आपको मजा आया होगा पढ़ने में। मेरे भाई, मैं आखिरी में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप आखिरी तक रुके हुए हैं तो इसका मतलब आप हमारे कंटेंट की बहुत डिमांडिंग में है और आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं। हम ऐसा कंटेंट लगातार आपके लिए लाते रहेंगे।
अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं तो सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आपको मज़ा आया तो आप किसी भी एक बच्चे को मेरे बारे में या कैरियर ऐप के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।